के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के Q1 के रिजल्ट को, और इस स्टॉक को भी हम डिस्कस यहाँ पे पूरा करेंगे। इसके फंडामेंटल्स, चार्ट वगैरह क्या कहते हैं, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैं इसके VI के Q1 के रिजल्ट को मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे किस में गिवन है, ये नंबर्स मिलियंस में गिवन है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे करोड्स में कन्वर्ट्स करना है। तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी आपको मैंने ये बताया हुआ कैसे आपको करना है, एक बार मैं फिर यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो जून 25 को हमें जून 24 से कंपेयर करना है, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ पे देखो सर्विसेज से जो रेवेन्यू है वो अगर मैं देखता हूँ, तो यहां से देखो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको हम देख लेते हैं। तो जून 24 में हमारे पास में ये नंबर मिलियंस में, तो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या बता रखा है कि इस 8 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा लेना है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे इतना नंबर देखना, 10,000 कितना हो गया ये 508, ठीक है। तो 10,508 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू हुआ था। और यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूंगा जून 25 में, तो 5 को छोड़ दूंगा, इसके बाद यहाँ डेसिमल आएगा, तो ये कितना बनेगा 11,022। इसका मतलब क्या, 10,500 से 11,022 करोड़ का मेरे पास में रेवेन्यू आया। इसका मतलब रेवेन्यू लास्ट ईयर से इंप्रूव होके आया है, इसमें कोई शक नहीं है, रेवेन्यू इन्होंने इंक्रीज किया है। देन अगर मैं टोटल इनकम देखता हूं, तो वो 10,764 के अगेंस्ट में यहाँ पे कितना 11,164 करोड़ है। तो टोटल इनकम भी मेरी इंक्रीज होके आई है। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, ये तो टोटल इनकम आ गई। टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, जो यहाँ पे हमें गिवन है, कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस हुआ ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के हैं वो कितने मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना, ये ना 17,775 करोड़, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कितना था, यहाँ पे 17,191 करोड़। तो खर्चे यहाँ पे क्या हो गए, हल्के से इंक्रीज हो गए। तो जो नेट यहाँ पे इसका जो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को जब मैं हटा दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास में ये नंबर माइनस में है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या, यहाँ पे लॉस है, तो ये नंबर माइनस में। इसका मतलब इस बार मुझे कितना लॉस हुआ, यहाँ पे आपको लॉस हुआ यहाँ पे 66 करोड़ का। कितना लॉस हुआ है, सॉरी 6,611 करोड़ का लॉस हुआ है। और लास्ट टाइम कितना लॉस हुआ था, यहाँ पे 6,426 करोड़ हुआ, ठीक है। तो ये लॉस लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ। ये नंबर माइनस में होता है ना, तो नेगेटिव में नंबर अगर ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है ना। जैसे अगर हमें पता, नंबर लाइन के बारे में पता है, अगर यहाँ पे मेरे पास में जीरो है, यहाँ पे अगर मैं लेता हूं जीरो है ना, तो जीरो के लेफ्ट में आऊंगा तो -1, -2, -3, -4, और राइट में जाऊंगा तो +1, +2, +3। तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो नेगेटिव में यहाँ पे आप देखो माइनस का 66 है और माइनस का 64 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे 64 बड़ा होगा। तो ये लॉस यहाँ पे कम था, इस बार लॉस ज्यादा हुआ है। तो रिजल्ट अगर मैं देखता हूं, तो रेवेन्यू प्लस पॉइंट एक है कि इसने रेवेन्यू इंक्रीज किया है, बाकी सारे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे खराब है। यहाँ पे ना लॉस भी ज्यादा हुआ, एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ। अब देखो रेवेन्यू इंक्रीज होने पे मैंने बहुत सारे रिजल्ट में आपको बताया था कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो ओवर द पीरियड सारे जो फंडामेंटल्स है वो ठीक हो जाते हैं। बट इस कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप इसकी बैलेंस शीट को एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन पे बोरोइंग इतनी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे ये दिक्कत करता है। देखो सेल्स ये इंप्रूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स यहाँ पे इनकी इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेल्स हाईएस्ट एवर है, बट ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। और जो इनके पास यहाँ पे बैलेंस शीट में, वो भी पूरा का पूरा यहाँ लॉस में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस कंपनी के लिए ये क्राइटेरिया फिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इनके पास खुद के पास पैसा है ही नहीं, इतने ये माइनस में देखो। और जो इनके पास बोरोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बोरोइंग है, और खुद कंपनी के पास पैसा नहीं, ये केवल इतना यहाँ पे इनके पास जो पैसा पड़ा है इक्विटी कैपिटल, बस यही इनके पास है। बाकी ये सब यहाँ पे माइनस में, बोरोइंग इस पे बहुत ज्यादा है। मेन इश्यू यहाँ पे बोरोइंग है। फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पे थोड़े से इंक्रीज हुए, कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं किए इन्होंने, बट यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे ये 18,000 करोड़ यहाँ पे अभी CWIP में, तो फिक्स एसेट फिर भी इंक्रीज हो जाएंगे, बट उससे पहले देखो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, ठीक है। यहाँ पे शायद हाईएस्ट एवर थे फिक्स्ड एसेट, ठीक है।
इसीलिए कह रहा हूं इस पे बोरोइंग इतनी ज्यादा है ना, तो वो रेवेन्यू इतना कम इंक्रीज हो रहा है कि वो इसको ओवर द पीरियड यहां पे कम नहीं कर पाएगा, डेट बहुत ज्यादा कंपनी पे। अब देखो प्रमोटर्स यहां पे देख सकते हो, तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट किया था। गवर्नमेंट ने कहां पे सपोर्ट किया, आप यहां पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ने यहां पे भी इनको सपोर्ट किया था, 23 में भी अच्छा खासा किया था। यहां से इन्होंने 33% स्टेक गवर्नमेंट ने लिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगेन इनको सपोर्ट किया था लास्ट ईयर या 25 में, जो इनकी इक्विटी थी 38 से बढ़ा के इन्होंने अपनी 59 कर दी। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है इस टाइप की जो कंपनियां हैं वो यहां पे एकदम से बंद हो जाए। बट अगर मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है तो उनको भी वो रिजल्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये सब है ना। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट कंपनियों को रहता है कि वो नहीं चाहते यहाँ पे इतने कस्टमर्स इनके बने हुए तो इनको नुकसान हो कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो गवर्नमेंट के स्टेक अच्छा खासा है, प्रमोटर्स यहाँ से 25% है। अब देखो एफआईज ने भी अपनी स्टेक लगभग हाफ किया है और डीआईज भी यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। और पब्लिक यहाँ पे कितना है, 15% है। इसमें और भी कुछ है क्या, नहीं, ओनली पब्लिक है ना। तो जो भी ये नोकिया थे ये भी यहाँ से निकल चुके हैं अभी। अब यहाँ पे पब्लिक ऑलमोस्ट मैं ये मान लेता हूं कि पब्लिक चलो 15% है, गवर्नमेंट यहाँ पे 49% है, एफआईज यहां से निकल रहे हैं, डीआईज भी अपना एग्जिट ले रहे हैं और प्रमोटर भी अपना स्टॉक यहाँ पे कम कर चुका है। तो इस कंपनी में मेरा व्यू ये है, अगर इसके चार्ट पे आ जाते हैं, डेट बहुत ज्यादा है। तो देखो यहां से इसका 2007 में आईपीओ आया था, फिर 2008 का जब यहाँ पे क्रैश हुआ था तो उस समय ये स्टॉक ऑलमोस्ट कितना टूटा था, 70% यहाँ पे टूटा था। देन यहाँ से जब रैली आती है तो ये ऑलमोस्ट हमें 420% का रिटर्न देता है। देन ये लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा वापस आके हाई मारता है, फिर वहां से ये टूट के कितना आता है, ऑलमोस्ट 99% स्टॉक टूट जाता है और आज भी ये 95% यहां से डाउन है। तो इस पे मेरा व्यू क्या वो आप यहां पे जान लो, बाकी आपको जो भी इसमें करना है अपना यहां पे एक बार आप देख लेना। यहां पे देखो इस कंपनी में जो वोडाफोन आइडिया, यहां पे दो कंपनी और है मार्केट में लिस्टेड, एक है जियो फाइनेंस, ये जियो, और दूसरा कौन सा है हमारे पास में, एयरटेल, है ना। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पे, जियो एंड एयरटेल। जियो अभी आया था, रिसेंटली आया था उसका आईपीओ, और एयरटेल यहाँ पे मार्केट में पहले से है। तो ये दो है, तीसरा नाम आता है डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया का आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना क्या, आप ये देख सकते हो कितने टाइम से ये स्टॉक यहीं पे ट्रेड कर रहा है। भाई मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया नीचे हुआ, बट इस स्टॉक में क्या ज्यादा डिफरेंस हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में 5 ईयर्स की बात करता हूं तो ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता रहता है। अगर इसकी बॉटम लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आया था, इसने 4 रुपीज के आसपास इसका बॉटम बना था। देन यहाँ पे इसने एक हाई मारा था अभी 16-17 रुपीज का ना, तो वो इसका हाई था यहाँ पे, है ना। ये 18 रुपीज, 17-18 रुपीज का इसका हाई था। इसी साल इसने शायद हाई लगाया था ये आना 16 रुपीज का ना, 17 जो भी। तो इसी रेंज में ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहीं पे इसी रेंज में ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर नीचे ऐसे करके ये यहाँ पे चल रहा है। अब इसमें करना क्या आपको, देखो मेरा व्यू है इस स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका प्राइस आ रहा है तो आप एग्जिट ले लो, ये मेरा व्यू इसमें। बाकी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो जियो, जिस पे मैंने वीडियो बना रखा जाके देख लो, अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में भी उसको रख सकते हो और शॉर्ट टर्म में भी कैसे ट्रेड करना जाके देख सकते हो। एयरटेल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा, डिटेल नहीं किया, उसका रिजल्ट देखा है। तो ये दो कंपनी, एयरटेल ने तो काफी अच्छा रिटर्न दिया अभी 1-2 साल में, जियो अभी आया तो उसमें भी अच्छा खासा वो गिर के वापस ऊपर की तरफ भी जा रहा है, बट अभी भी उसमें अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी वो स्टॉक अच्छा है। अब इसमें देखो जिसने पोजीशन बना रखी है वो अपना यहां से जैसे प्राइस आता एग्जिट ले सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर हम यहां पे पैसा लेंगे, इतनी रिस्क लेंगे, तो उससे अच्छे अच्छे और बहुत स्टॉक है जो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। आप इन पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना कि ये यहाँ पे आज 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, कल को 20 होगा, 12 होगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। इतना आसानी से नहीं होगा, हो सकता है ऊपर नीचे ये जाए, बट इतनी रिस्क हमें क्यों लेना। हार्ड अर्न हमारी मनी है, आप इसमें ये कर सकते हो। एक बार इसमें और बता देता हूं, बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना है। किसी ने अगर ऊपर इसको बाई कर रखा ना, यहाँ पे 15 रुपीज, 12 रुपीज, यहाँ पे कहीं पे भी 10 रुपीज, उसको लग रहा है एग्जैक्ट ये बॉटम पे आ गया, यहाँ पे एवरेज
कर लेता हूं, और अगर मान लो यहाँ पे कितना ये ना 6 रुपीज पे एवरेज मेरा अगर 14-15 है, अगर एवरेज 10-11 होता है तो आते ही एग्जिट कर जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, एवरेज इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं करना। जहां पे आपने ले रखा है वहां बैठे रहो, प्राइस आता है तो एग्जिट ले लो। अगर आपको फिर भी इसमें इन्वेस्टेड बने रहना है तो केवल उतना पैसा लगाओ जो आप खोने के लिए तैयार हो। भाई आपको 10,000, 20,000, 15 जो भी अमाउंट है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपको लगता है कि इतना अमाउंट मेरा अगर यहाँ डूब भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हो जिस पे आपको लग रहा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जो आप पैसा यहाँ पे लगा रहे हो, 10,000 भी अगर लगा रहे हो इस स्टॉक में, 6,000 भी लगा रहे हो, तो और बहुत ऐसी ट्रेड है उस पैसे को आप ग्रो कर सकते हो पर ये 20-30% के हिसाब से, तो वो भी एक मनी है ना, धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो होगा वो पैसा। बट इसमें क्या रिस्क बहुत जाता है, हो सकता है ये कंपनी बाउंस बैक करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ना करे बाउंस बैक। बट ये देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा होगा 6 रुपए के आसपास यहाँ पे कहीं पे, तो आज उसको क्या मिला, सेम प्राइस पे आ गया ना। वो 6 रुपीज पे स्टॉक कहां पे था, आप यहां पे देख सकते हो क्लियरली 9-10 रुपीज पे था। कब था, 19 में था। और इधर थोड़ा पीछे आता हूं तो 5-6 रुपीज पे था ये 19 में। तो 19 से लेके अभी तक ये देख सकते हो लास्ट 6 ईयर में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। तो होल्ड करने का क्या फायदा मिला। अगर वही वो 10,000 20,000 जो भी उसका अमाउंट था किसी और स्टॉक में लगा था, अगर वो 20-30% ही पर ईयर यहाँ पे कमा पाता अपने पैसे पे, तो वो अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे बन जाती। इसलिए कह रहा हूं अगर प्राइस आता तो एग्जिट ले लेना, एवरेज बिल्कुल भी मत करना। और अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं ना, जब इसके फंडामेंटल्स थोड़े ठीक होंगे, हमें लग रहा है ट्रेड जब प्रॉफिट वाली ट्रेड है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हम वहां पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, वहां पे हमें ट्रेड लेने में क्या दिक्कत है। और ये कंपनी ऐसी भी नहीं कि तुरंत बाउंस बैक हो जाएगी, बहुत ज्यादा डेट है इस पे, तो एटलीस्ट इसको नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स तो लगेंगे, अगर ये अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है तब भी। ठीक है, अगर एक स्टॉक अगर मान लो हमसे ये रैली निकल जाती है इस स्टॉक की, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट में बहुत ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जहां पे हम अपना इजीली पैसा कमा सकते हैं, बट ऐसे रिस्की स्टॉक्स में जाओगे तब यहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो इस स्टॉक से आप अवॉइड ही रहो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है उस केस में, हाँ अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इसमें जो इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर इन केस अगर इसने ग्रो किया तब ठीक है, नहीं किया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा उस अमाउंट का, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। अदरवाइज आप ये मत सोचो कि 1 साल में मेरा पैसा डबल होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, कुछ नहीं कह सकते ऐसे स्टॉक्स का। अगर ऑपरेटर ने चाहा तो इसको वापस यहाँ तक अगर लेके जाएगा और यहाँ से अगर ये निकलेगा तो एक इसका टेक्निकल चार्ट वो जो टारगेट है वो 28 रुपए के आसपास आता है। कब, जब वो 16-17 से ऊपर क्लोजिंग देगा, ब्रेकआउट देगा इस प्राइस से, तब वो 28 रुपए के आसपास इसका टारगेट एक बनता है। बट जो रिजल्ट उसके हिसाब से आना भी चाहिए ना, तो उस हिसाब से अभी है नहीं इसमें। तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको इसकी वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल ले लेनी है, और अगर डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना। एक ये जो पीपीटी है इसको जाके अच्छे से रीड करना, और फाइनेंशियल ईयर 2025 इसको रीड करके जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हो। बट इस स्टॉक में मेरी तरफ से इसमें कोई ट्रेड नहीं करना, प्राइस आते ही एग्जिट ले लेना, ये मेरा व्यू था। बाकी जो भी डिसीजन आपको लेना है, बाई सेल होल्ड जो करना, वो खुद की रिसर्च के बेस पे होना चाहिए। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।